हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट के जो बीच के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। ओके, जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। अब हमें क्या बताना है? ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन करना है और एक फूड चेन के एग्जांपल से हमें ट्रॉपिक लेवल के बताना है, समझाना है। ओके, ट्रॉपिक लेवल, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी takes place are called tropic level. Example, a food chain operating in a grassland is given below. Grass, insects, frog and birds. Okay, grass कौन कंज्यूम करता है? इंसेक्ट कंज्यूम कर रही हैं। फ्रॉग कौन इंसेक्ट को कौन कंज्यूम कर रहा है? फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है। फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है? बर्ड। ओके, तो ये एक फूड चेन हो गया और इसमें सब हमें ट्रॉपिक लेवल बताना है। ओके, इसमें ट्रॉपिक लेवल दिया नहीं है, चलिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है। अगर हम ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो कैसा होता है? तो फर्स्ट में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या है? ग्रास है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रास। ओके, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। ये क्या हो गया? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और इनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। इनको हर्बीवोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली क्या लेते हैं? प्लांट्स और ग्रास पे फीड करते हैं। ओके, तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है यहाँ पे? इंसेक्ट। ओके, देन आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? फ्रॉग। फिर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? बर्ड्स। ओके, तो ये बात हो गई। अब ये जो है ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है और ये जो है ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो यहाँ पे बच्चे लिखकर आ जाते हैं कौन से? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि गलत है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। ओके, तो पूछा जाता है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएगा, तो आपको क्या लिखना है? प्राइमरी कंज्यूमर लिखना है, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स की होती हैं। तो ग्रास रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रास हॉपर रिप्रेजेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉग रिप्रेजेंट थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे ही जरूर प्रेजेंट है, बट ये कौन से कंज्यूमर है? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, ईगल रिप्रेजेंट्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ओके, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जरूर है, बट कौन से कंज्यूमर है? ये टर्शरी कंज्यूमर है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम? सॉरी, डीकंपोजर्स का क्या रोल होता है वो हमें बताना है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एनीथिंग एवरीथिंग दैट सराउंड अस। ओके, और वहीं इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में क्या होता है? जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में मिलते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ये एक तरीके से एनवायरनमेंट को इकोसिस्टम को क्लीन रखने का काम करते हैं। जितने भी वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी नेचुरल वेस्ट होता है, डेड बॉडी हो गई, प्लांट्स की डेड बॉडी, एनिमल्स की डेड बॉडीज, ये इनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग मतलब ब्रेक डाउन करने the dead bodies of plants and animals and hence act as a cleansing agent of the environment। क्या होते हैं ये? cleansing agent होते हैं। ये environment को साफ रखने में help करते हैं।
Decomposers also help in putting back the various elements of which dead plants and animals are made back into the soil, air and water for reuse by the producers like crop plants. अभी क्या करते हैं कि ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज होती हैं वो जिससे बनी होती है, नाइट्रोजन से बनी होती है, डिफरेंट मिनरल से बनी होती हैं, उनमें गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये सारी यूजफुल चीज़ें ये वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती हैं, ओके, ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये सारी उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल हो जाए और वो इनको यूज़ कर सके। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करता है। अभी मैंने क्या बताया कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो बॉडीज़ हमारी बॉडी है वो काफ़ी सारे मिनरल से बनी हुई है ना, और गैसेस से बनी हुई हैं, तो ये वापस से न्यूट्रिएंट को क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं, मतलब अवेलेबल करवा देते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए ताकि वो उनको यूज़ कर सके। They decomposes dead remain thereby providing space for new life to settle in the biosphere. Okay? तो ये क्या करते हैं, जो dead remains है, जो dead चीज़ें हैं उनको decompose कर देते हैं, उनको break down कर देते हैं ताकि जो नई लाइफ है, जो नए लोग हैं उनको रहने की जगह मिल सके। What's this? कोई बात नहीं। Okay, next question. Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? Okay, कुछ substances biodegradable होते हैं और कुछ substances non-biodegradable होते हैं, क्यों? Why पूछा गया है, okay? Definition नहीं पूछी गई है। तो the microorganisms like bacteria and other decomposers, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, present in our environment are specific in their action, okay? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, हमने हमारे लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था कि सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो वो जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो दे ब्रेक डाउन द मटेरियल और प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल से पेपर, बट डू नॉट ब्रेक डाउन मैन मेड मटेरियल, ओके। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि हमारी एनवायरनमेंट को साफ रखने की कोशिश करते हैं। तो जो भी वेस्ट नेचुरली जनरेट हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी वेस्ट नेचुरली जनरेट हो रहा है, बस इतना याद रखो, उनको क्या डिग्रेड करने का काम, उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करते हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। बट कुछ मैन मेड आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास मतलब कांच हो गया, है ना, तो उनमें ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो काम नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ओके। बायोडिग्रेडेबल जिन पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन वेस्ट पे एक्ट करके उनको ब्रेक डाउन कर दे, और जिन पे ये एक्ट नहीं कर सकते, मैन मेड होते हैं, जो बहुत टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ओके, जिसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। such as plastics. So it is due to the property of decomposable organism of being specific in their action that some waste materials are biodegradable whereas others are non-biodegradable. तो यही बात है कि जो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन है वो कुछ सब्सटेंसेस पे कर सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस पे नहीं कर सकते, और इन्हीं को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। Next question. Give any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. अब हमें ये बताना है कि किस तरह से बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे, ओके। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर डीकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डीकम्पोज्ड मटेरियल्स आर रिसाइकल्ड थ्रू जियोकेमिकल साइकिल, ओके। तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और ये जो है इनको या तो हम डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दें या फिर इनको हम रिसाइकल करके यूज कर लें, ओके। दीज सब्सटेंसेस कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये क्या होता है कि अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
एनी हाउ हमने इन्वायरमेंट में डंप कर दिया, ठीक है, लैंडफिल्स में डंप कर दिया, तो वो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उसको डिग्रेड कर देंगे, मतलब ब्रेक डाउन कर देंगे। बट अगर हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल को डंप करा है तो वो सालों साल ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, तो इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, Give any two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. अब हमें ये बताना है, दो तरीके बताना है जिसके कारण नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा। ओके, दे कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ये क्या करते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दे मे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन एंड अप इन ह्यूमंस। ये क्या करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। अब ये क्या होता है? हमने पढ़ा है, हमने लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन का, कि हम जो डीडीटी केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो या तो सॉइल में चल जाता है या फिर वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है ना। तो सॉइल में जब जाता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल के थ्रू ही वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब ये प्रोसेस होती है अब्सॉर्प्शन की, तब इन्हीं वाटर और मिनरल्स के साथ केमिकल्स भी जो हैं वो प्लांट्स में आ जाते हैं। अब प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेंगे? प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूम करेंगे। तो अब वो जो केमिकल था वो प्लांट से कहाँ गया? प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, तो अब वो केमिकल प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गया। ओके, तो प्राइमरी में तो रहेगा ही, साथ में सेकेंडरी में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे जो केमिकल का एक्यूमुलेशन है वो हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बायोमैग्निफिकेशन करवाता है। कैसे? क्योंकि जो डीडीटी है वो तो डिग्रेड नहीं हो पा रहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट नहीं कर पाते, पेस्टिसाइड्स पे एक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसके कारण ये जो है ये बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू किस में आ गया? फूड चेन में आ गया। और किस में देखने को मिला हमें? हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is ozone and how does it affect any ecosystem? अब ये ओजोन क्या है और ये ओजोन जो है वो इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है वो हमें बताना है। अब ओजोन जो है ना, वो हमने ऑक्सीजन सुना है, ऑक्सीजन गैस वो O2 होता है ना। अब ये जो ओजोन है ना वो O3 होता है, ओजोन इज O3। क्लियर है? 3 का ऑक्सीजन एटम से मिलके ओजोन बना हुआ है। Ozone is an isotope of oxygen, that is, it is molecule formed by 3 atoms of oxygen. ये molecule है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है। At higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. अगर हम एटमॉस्फेयर के हायर लेवल की बात करें तो ओजोन जो है ना बहुत ही उसका इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्या इम्पॉर्टेंट काम होता है मैम? ये तो गैस है, क्या ही काम होगा इसका? गैस है ये। ओजोन जो है ना वो हमें पता है, अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ओजोन की जो लेयर में होल हुआ था वो पूरी क्या हो गई? हील हो चुकी है, हमने बहुत सुनने को मिला था। तो ओजोन क्या है ना कि जो अल्ट्रावायलेट रेज, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो बहुत ही क्या होती है? हार्मफुल होती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां करवाती हैं इंसानों में, जैसे उसमें से एक होती है स्किन कैंसर। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हम पे ना पड़े उसके लिए एक शील्ड होता है, और वो शील्ड किसका होता है? ओजोन लेयर का होता है। ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमें डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज के, कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रेडिएशन जो हमारे ऊपर अर्थ पे पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। ओके, ताकि हम बचे रहें, हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां ना हो। ओके, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की सरफेस को शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फ्रॉम द सन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? सन से आ रही है।
These radiations are highly damaging to organism, और ये रेडिएशन जो है बहुत ही हार्मफुल होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या कॉज कर सकती हैं? स्किन कैंसर कॉज करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 एग्जाम्पल। अब हम रोज अगर देखें तो कितना सारा वेस्ट हर एक घर में मिलता है। घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, सब में वेस्ट तो जनरेट होता ही है। अब ये वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, उसको कैसे डिस्पोज करें? हम जाके क्या बाहर अब घर का कचरा जाके सड़क पे फेंक दें? ये तो सबसे ही गलत काम होगा कि हम अपने घर का कचरा ले जाके कहाँ, सड़क पे या जो भी खाली प्लॉट है उस पर ले जाके फेंक रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होता है रिसाइकलिंग की। द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकल। अभी जो पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स हैं इनको रिसाइकल कर सकते हैं, मोल्ड करके एक नया शेप देके इसको यूज कर सकते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। अब ये कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो नेचर में जनरेट हुआ है, जो लिविंग बीइंग से वेस्ट मिल रहा है, वो उस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये वेस्ट को हम क्या करेंगे, एक हमारे पास लैंड होगा, एक एरिया होगा, बड़ा सा मिट्टी होगी, उसमें हम गड्ढा खोद के उसमें ये वेस्ट डाल देंगे, और जैसे ही हम वेस्ट डालेंगे उसके ऊपर हम सॉइल की, मिट्टी की लेयर बिछा देंगे। ओके, और कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देंगे। कुछ हफ्तों बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण वो जो वेस्ट था वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट में, और इसको हम मैन्योर्स भी बोलते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं। ओके, biodegradable domestic waste such as leftover food, fruit and vegetables, peels and leaves of potted plants etc. can be converted into compost by burying in a pit dug into ground. हम एक गड्ढा खोद के ग्राउंड में इसको डाल के, मिट्टी डाल के इसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा चैप्टर, अवर एनवायरनमेंट के जो बी चैप्टर के बीच के क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।